ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दिल्ली में युवाओं के साथ एक मीटिंग की है। इसी तरह की एक मीटिंग राजस्थान के युवाओं के साथ भी आकाश आनंद ने कुछ दिन पहले ही की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि 14 अप्रैल को आकाश आनंद अलवर में 13 किलोमीटर की एक पदयात्रा का हिस्सा होंगे, उसका नेतृत्व करेंगे। राजस्थान के जो युवा आए थे उनमें से ही एक सूत्रधार ऐसे थे जिन्होंने शायद ये प्रस्ताव रखा हो, क्योंकि वो अलवर से संबंध रखते हैं। इसके बारे में चर्चा हम अलग करेंगे, क्योंकि राजस्थान को लेके भी माहौल जो है गरमाया रहता है। जातीय अत्याचार उत्पीड़न वहाँ हो रहे हैं, बड़े मुद्दे भी बन रहे हैं। बसपा की क्या भूमिका रहेगी और चंद्रशेखर और जयंत चौधरी एक साथ क्यों गए थे, क्या कुछ नए राजनीतिक समीकरण वहाँ तलाशने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद ने जो इनिशिएटिव लिया है उसको लेकर बहुत सारे लोग लगातार टिप्पणी करते थे कि आकाश को एक्टिव होना पड़ेगा और लगातार युवाओं से संपर्क करना पड़ेगा। दिल्ली में मीटिंग हुई है, उसकी सूचना ट्वीट करके दी गई है। जो ट्वीट करी है उसमें लिखा हुआ है कि ये कोई एकमात्र मीटिंग नहीं है, सिलसिला शुरू हुआ है, युवाओं से लगातार बातचीत होती रहेगी। और जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें शायद समझ भी आ रहा है कि एक ही मीटिंग नहीं हुई है, बैचेस में लोगों से मिला गया है, क्योंकि अलग अलग लोग वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और उसमें वो अंदर जो है हॉल में मीटिंग हुई है, जो कि गुरुद्वारा रकाबगंज वाला कार्यालय है, और उसके बाहर भी बैठ के युवाओं से मीटिंग हुई है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव भी हैं और दिल्ली में बीएसपी चुनाव लड़ना चाह रही है। हालांकि दिल्ली में बसपा की क्या हालत है ये तो आंकड़े खुद आपको बता देंगे, और कुछ नया उसमें अभी हुआ नहीं है। आकाश आनंद का जो ये प्रयास है इसको एक पॉजिटिव कदम तो माना जाएगा, पर सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी है और आकाश आनंद क्या भूमिका अपने लिए चाहते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर तो वो हैं ही, लेकिन क्या वो इस तरह की मीटिंग पूरे देश के युवाओं के साथ करने वाले हैं एक एक करके, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने मुद्दे हैं और हर राज्य की लड़ाई आकाश आनंद नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए अगर पार्टी वाकई में सक्रिय होना चाहती है तो युवाओं से पहले तो ढेर सारा फीडबैक लिया जाए, और जेन्युइन फीडबैक, क्योंकि ये बात तो तय है उत्तर प्रदेश के परिणाम के बाद अगर किसी को अब भी कोई शक रह गया हो कि पार्टी जो है वो केवल षड्यंत्र का ही हिस्सा हो रही है, जाहिर सी बात है विरोधी जो दल हैं वो षड्यंत्र करेंगे, वो आपको साम दाम दंड भेद हर तरह से चित करने का प्रयास करेंगे। और केवल ये नहीं कहा जा सकता कि मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और डे लाइट रॉबरी हो ही रही है, डेमोक्रेसी में आपको नज़र आ रहा है। इसकी काट क्या है, इसको तोड़ा कैसे जाए, संगठन मजबूत कैसे किया जाए, और जो बाकी मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी के टूल्स हैं उनको कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए। ये बात तो बहुत क्लियर है और मेरा खुद का भी विश्लेषण है कि जब तक आपका मैक्रो मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, चीज़ें सेंट्रलाइज लेवल पे बड़े पैमाने पे केंद्रीय कार्यालय से नहीं कंट्रोल होंगी, तब तक माइक्रो एफर्ट्स जो हैं वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहली बात तो इस समय बसपा को अपनी छवि बदलने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इंटरनली स्ट्रेंथन करने के जो प्रयास हैं वो भी जारी रहने चाहिए। ऐसे में युवाओं को मिलकर और उनसे ओपन प्लेटफॉर्म पे, ओपन फोरम पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मीटिंग थी ये एक क्लोज डोर मीटिंग थी। ये कब होनी थी, इसमें कौन शामिल होना था, इसकी सूचना किसी को नहीं थी। ये एक पब्लिक मीटिंग नहीं कही जा सकती, इसके लिए युवाओं को न्योता भी नहीं दिया गया। अगर इस तरह के छोटी छोटी मीटिंग अगर सफल होती हैं तो आकाश आनंद तालकटोरा स्टेडियम में बड़ी मीटिंग बुला सकते हैं, जिसके लिए पब्लिक इन्विटेशन दिया जाए कि दिल्ली के युवाओं से सीधा संवाद, और जो भी बहुजन राजनीति में भूमिका निभाना चाहते हैं उनको सीधे बुलाया जाए, और 5-7 घंटे का एक बड़ा सेशन तालकटोरा स्टेडियम में भी किया जा सकता है। आप चाहें तो गूगल फॉर्म बना के उसमें इनविटेशन के ज़रिए आप चाहें तो एंट्रीज मंगा लीजिए, उसके बाद आप युवाओं को बुला सकते हैं 1 बाय 1 करके, उनके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करके। लेकिन ये बड़े एफर्ट हैं और इसके लिए एक मैसिव मशीनरी की ज़रूरत है, जो जाहिर सी बात है बीएसपी के पास होगी, नहीं होगी तो वो जुटा ली जाएगी। बहरहाल राजस्थान में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हैं। ये मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। 24 में हरियाणा में चुनाव आएंगे। बीएसपी उत्तर प्रदेश को अपना कोर मानती थी और उत्तर प्रदेश से ही पूरे राज्य स्ट्रेंथ लेते थे, अपनी ताकत का स्रोत उत्तर प्रदेश को बसपा के लोग मानते थे। अब ये सब लोग
ऑन देयर ओन हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में बसपा सबसे अपने कमज़ोर स्तर पे है। अगर हम विधानसभा में आंकड़ों की बात करें, वोट की बात करें, तो स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं नज़र आएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे में झूठा दिलासा या झूठी तसल्ली ना तो पार्टी को खुद देनी चाहिए, ना ही पार्टी के समर्थकों को, पार्टी के नेताओं को दिलानी चाहिए। वास्तविकता चाहे कितनी ज़्यादा विभत्स हो, कड़वी हो सच्चाई, उससे एक ना एक दिन तो रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन नॉट स्वीप द डस्ट अंडर द कारपेट फॉर टू लॉन्ग। आप बहुत दिनों तक लिपापोती या खाना पूर्ति नहीं कर सकते। अब पार्टी के सामने कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फेस टू फेस आ गई हैं। ऐसे में आकाश आनंद जो हैं वो अपनी भूमिका को निर्धारित करें। अगर वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर के आना चाहते हैं, एक पॉपुलिस्ट लीडर बसपा के, तो वो इस सवाल की भी विवेचना कर लें कि क्या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी, क्योंकि बहुत सारी जगह से विरोध भी होगा, परिवारवाद की बात भी कही जाएगी, बहुत सारे तर्क भी दिए जाएंगे। ऐसे में उनको किस तरह से लॉन्च होना है ये खुद सोचें, क्योंकि एक तो टॉप डाउन अप्रोच हो सकती है कि वो सीधे नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं, अब उनको एक्सेप्ट किया जाए एज अ लीडर, और इसके ऊपर भी लगातार कयास लगाए जाते हैं कि उत्तराधिकारी बहन जी के बाद पार्टी का कौन बनेगा, इसको लेके क्लैरिटी नहीं है। और क्योंकि बीएसपी बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करती, इसलिए लोगों के दिमाग में संशय भी होता है। लोग ये भी ट्वीट करते हैं कि भाई और भतीजे तो साहब कांशीराम के भी थे। तो इन सब चीज़ों के बीच में, इन सब सवालों के बीच में आकाश आनंद अपनी पोटेंशियल और कैलिबर का, जो कि उनके पास है नो डाउट, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और पार्टी को कैसे रिसेप्टिव बनाएंगे। और जो पार्टी से छिटका हुआ वोटर, जाहिर सी बात है 74 लाख लोगों ने पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट नहीं दिया, वो कहाँ हैं, उनके साथ फिर से रिकनेक्ट कैसे किया जाएगा, उनके क्या गिले शिकवे थे, क्यों उन्होंने वोट नहीं किया, ये सारी बातें पता करने के लिए मैसिव मशीनरी की ज़रूरत है, जो बीएसपी के पास नहीं है। और आज भी अगर शुरू करें तो कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे एक बड़ा सोशल मीडिया का नेटवर्क क्रिएट करने में, जिसको आप आईटी सेल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और आकाश आनंद इसमें बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। टेक्निकली साउंड है ही, आईटी के टूल्स की जानकारी है, कॉम्पिटेंट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास कितनी है ये तो बहन जी निर्धारित करेंगी। बहन जी उनको जितनी छूट देंगी। लेकिन पिछले दिनों की जो गतिविधियां हैं उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि बहन जी ने उनको थोड़ी सी लिबर्टी दी है कि आप अपने हिसाब से ऑन योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस काम करिए। तो आकाश आनंद ने संवाद शुरू किया है। बेहतर होगा इसको और बड़े पैमाने पर ले जाया जाए, और केवल युवा ही नहीं, हर फील्ड के लोगों को लोगों से रूबरू होना पड़ेगा। कर्मचारियों से बसपा का नाता टूट चुका है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों तक ने बसपा को वोट नहीं दी, ये आंकड़े क्लियर तौर पे बता रहे हैं। और बीएसपी के साथ इमेज की बहुत दिक्कत है, क्योंकि बीएसपी लगातार लोकसभा में, राज्यसभा में जिन मुद्दों को उठाती है, उन मुद्दों को भी लेके जनता बस सीधे स्वर में कह देती है कि बसपा तो कुछ बोलती नहीं, लड़ाई लड़ती नहीं, क्योंकि बसपा के पास एक मैकेनिज्म नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कर सके। मसलन आपके किसी सांसद ने राज्यसभा में धुआंधार भाषण दे दिया, लेकिन आपके किसी प्लेटफॉर्म से वो वीडियो अपलोड नहीं होता, जारी नहीं होता, ना ही कोई फेसबुक पे बीएसपी ने अपना अकाउंट बनाया है। आज आम आदमी पार्टी की एक वीडियो, एक स्पीच कुछ घंटों में कई लाख लोगों के द्वारा देखी जाती है। तो बीएसपी अब भी देर कर रही है, और जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया। अब बीएसपी हैज़ नथिंग टू लूज फ्रॉम हेयर। लेकिन रिवाइवल या वापसी तभी हो पाएगी सही मायनों में जब रियल रीजंस, रियल कॉज, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं कि रियल प्रॉब्लम हैव रियल सॉल्यूशन, लेकिन जो आपकी बनावटी समस्या है, यानी कि आप असली मुद्दों को अगर दरकिनार करके कुछ और ही कारण ढूंढ लेंगे अपनी हार के, तो उनका समाधान हो नहीं पाएगा, क्योंकि रियल प्रॉब्लम हैव रियल सॉल्यूशंस, फिक्टिशियस प्रॉब्लम्स हैव नो सॉल्यूशंस एट ऑल। तो असली जो मुद्दे हैं उनको भांप के, और आकाश आनंद जो है वो किस भूमिका में रहना चाहते हैं, क्या वो एक ऑपरेशनल कंट्रोल रखना चाहते हैं, या फिर वो जो ऑक्सिलरी फंक्शंस हैं या फिर जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनली किस तरह से पार्टी रन करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आकाश आनंद ने पढ़ाई की है तो मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा, लीडरशिप पढ़ा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा होगा, इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करती है, और पार्टी के जो अंदर की जो डायनामिक्स होती है उसको वो बेहतर समझ सकते होंगे। तो सारे मैनेजमेंट के टूल्स को लगा के, लोगों की अकाउंटेबिलिटी सेट करके, साथ में आईटी टूल्स को साथ में लेके, और ये जो मुलाकात है ये युवाओं तक ना सीमित करके बल्कि बहन जी भी मुलाकात करें। बहन जी बहुजन समाज के बिजनेसमैन को बुलाएं, बहुजन बिजनेस एक कॉन्क्लेव रखा जाए 5 स्टार होटल में,
ऐसे ही लेखकों को बुलाया जाए जिसमें 500 लेखकों को सम्मानित कर दिया जाए, इस तरह से युवा छात्रों को बुलाया जाए, वकीलों को, डॉक्टरों को, जितने भी सेगमेंट, जितने भी प्रोफेशंस नज़र आते हैं बीएसपी उनसे रिकनेक्ट करे। लोग तो जुड़ना चाहते हैं, बसपा के द्वार नहीं खुले हुए, ये बात तय है। कुछ लोग इस बात को नकारेंगे कि नहीं कोई भी मिल सकता है, कोई भी, देखिए मिल लेने से बात नहीं, आप उसको संगठन का हिस्सा बना पाते हैं या नहीं बना पाते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। होने को तो उपकार बावरा को बीएसपी ने पार्टी ज्वाइन कराई थी, लेकिन उनको कोई पद नहीं दिया। जब आप लोगों को भर्ती करोगे और उनको कोई जिम्मेदारी, पद और रोल नहीं दोगे, उन्हें काम नहीं दोगे, उनको कुछ टास्क असाइन नहीं करोगे, तो फिर वो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। और उपकार बावरा, अमित कुमार राजवान या और भी लोग, विद्या गौतम, जिस तरह के जो एक लंबी फेहरिस्त है, ये सब लोग आए और भीड़ का हिस्सा बन गए। ये इससे बचना पड़ेगा और बीएसपी को अपने आप को इंटरनली डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, ये बात तय है। अगर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोगों को जिम्मेदारी दोगे तभी बेहतर होगा। तो फिलहाल आकाश आनंद का जो ये कदम था, इसको बेहतर माना जाए, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। उन्होंने कहा है कि ये मीटिंग जारी रहेंगी, इनका स्केल बड़ा करने की ज़रूरत है, इन्हें पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है। हालांकि ये इंटरनल मीटिंग होगी तो ज़रूरी नहीं कि इसकी लाइव स्ट्रीम की जाए, क्या बातें हो रही हैं, अंदरूनी फीडबैक मिल रहा है जो सबके सामने नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये बड़े पैमाने पे होनी। अभी तक तो 25-30 लोग ही इसमें नज़र आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली के जो चुनाव हैं और दिल्ली में बीएसपी के सामने विकट चुनौती है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस जो है उसकी जो है पार नहीं बसा रही। तो बीएसपी तो अभी यहाँ कांग्रेस के मुकाबले कई गुना, अगर बसपा के प्रत्याशी को दिल्ली विधानसभा में 500 वोट मिला तो कांग्रेस को 1500 वोट मिला, बस इतना ही अंतर रहा। बसपा को पिछले 2020 के चुनाव में 0.70 का वोट मिला था। बीएसपी केवल प्रत्याशियों पर निर्भर रह के चुनाव लड़ेगी, तब वही होगा कि प्रत्याशी आए और वो अपनी ताकत लगाए और वो मजमा जमाए। ये जो ट्रेंड बसपा ने पकड़ लिया है, ये बहुत घातक है। बसपा को अपने खर्चे से झंडे लगाने पड़ेंगे, अपने खर्चे से बैनर लगाने पड़ेंगे, अपने खर्चे से रोड शो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रत्याशी ढूंढना जो कि जिसे कहते हैं मजबूत प्रत्याशी से बोला जाता है। मजबूत का मतलब कुछ नहीं होता राजनीति में, मजबूत का मतलब केवल और केवल उसका बैंक बैलेंस, उसकी आर्थिक संपन्नता होती है। वो जो पैसा लगाएगा उसको आप कहेंगे माहौल बन रहा है, तो यही भूल होती है। माहौल तो करोड़ बाग से ही बनाना पड़ेगा, दिल्ली की बात करें हम तो। ये सब चीज़ें आकाश आनंद को समझनी पड़ेंगी। इसमें बहुत सारे और पहलू हैं, समय समय पे आपके सामने आते रहेंगे। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? आकाश आनंद जो हैं एक्टिव हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने उनको ट्वीट में सुझाव भी दिया है कि वो खुद गाँव में जाएँ, खुद जाके फीडबैक लें। ऐसा ना हो कि वो एक गिने चुने लोगों से ही मिल लें। और पार्टी में क्या होता है, पदाधिकारियों से केवल मिल लेना काफ़ी नहीं हो, कि पदाधिकारी हमेशा नेता को जो है बटरिंग की कोशिश करता है खुश कर दूं मैं नेता को, और वास्तविक बात बताए या ना बताए ये डिपेंड करता है। लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, जो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता हैं, गोविंद सिंह हैं, गोविंदपुरी में रहते हैं, उनसे मिले हैं। और भी हैं, विजय कुमार बौद्ध भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग जो हाल ही में शामिल हुए वो भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा और ये लोग कैसे इन्वॉल्व किए जाएंगे, या फिर केवल ये एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी या हाय हेलो तक सीमित रहेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इन सब लोगों को कैसे शामिल किया जाएगा और पार्टी इनके लिए क्या कर सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पार्टी को अपने संसाधन जो हैं वो लगाने पड़ेंगे, तभी जाके ये जो गतिविधि हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। बहरहाल दिल्ली मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे होंगे, अगर आप छोड़ दोगे उनके तो तब कुछ नहीं होने वाला। आंगनवाड़ी कर्मचारी बैठा हुआ था, वो बैठे रह गए, बसपा वालों को उनसे कोई मतलब नहीं। अभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, एमसीडी के कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिली, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखने वाले के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर जो नहीं देखना चाहे तो उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। फिर बसपा वही करेगी ढर्रे की राजनीति, तो वो दिल्ली में चलने वाली नहीं है। वैसे भी बसपा के सामने राजनीति का दैत्य खड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी, जिसने यहाँ कांग्रेस और बसपा दोनों को ही मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और उससे वापसी करना आसान काम नहीं, क्योंकि मीडिया उसके साथ है। ये मत भूलिएगा कि मीडिया केवल बीजेपी के साथ है। ये जो ABC 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, मीडिया इन तीनों का समय समय पर साथ देती है, और इसीलिए बीएसपी को केवल ईमानदार एफर्ट ही बचा सकता है। अगर ईमानदार प्रयास होंगे तो नतीजा आ सकता है, और प्रयास बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव और बहुत ही कॉन्टिन्यूस होंगे। ये डेली की बैटल है, केवल एक दिन नज़र आ जाने से काम नहीं चलेगा। ये एक मोमेंटम है, मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे बनता है। जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता है कि मोमेंटम में वेलोसिटी की भी वैल्यू रहती है, और जहाँ वो रुक जाएगा तो उसके बाद जो इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आपको चीज़ों को दोबारा चलाने में बहुत बड़ा एफर्ट लगता है।
तो फिलहाल DN हिंदी पे इतना ही। आप अपने कमेंट करिए, मुझे बताइए, जनता को बताइए, आपकी कमेंट हर कोई पढ़ता है, पार्टी के लोग भी आपकी कमेंट जरूर पढ़ते होंगे। फिलहाल इतना DNN ही। हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।